प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल A to Z फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर ये लेंगे कि यहाँ पर जैसा कि हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक हम बिंदु आवेश लेंगे। मान लीजिए कि ये है एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू। ये प्लस क्यू एक बिंदु आवेश है। इससे मान लीजिए कि स्मॉल आर दूरी पर, यह है स्मॉल आर दूरी है, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है पी। तो प्लस क्यू के कारण स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बिंदु पी पर हम परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ मान लेते हैं। Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ मान लेते हैं। तो फिर यहाँ पर दो आवेश हो जाते हैं, एक प्लस Q और एक है Q0 जो कि परीक्षण आवेश है। यहाँ पर एक नया टॉपिक आता है, ये परीक्षण आवेश Q0। परीक्षण आवेश Q0 क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हो तो बेहतर होगा। मैं अलग से उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये परीक्षण आवेश क्या होता है यहाँ पर हम समझा देते हैं अलग से। ये परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश जिसको हम डिनोट करते हैं Q0 से। तो ये परीक्षण आवेश क्या होता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज है ना। परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश एक छोटा से छोटा संभव धनावेश होता है जिसके आवेश के कारण कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, या कहें कि उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र नगण्य होता है। यानी क्या होता है, यह एक छोटा से छोटा संभव धनावेश है जिसका अपने आवेश के कारण कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, यानी इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। यानी स्मॉल पॉसिबल पॉजिटिव चार्ज ही टेस्ट चार्ज कहलाता है। तो यानी यहाँ पर जहाँ पर भी आवश्यकता होगी वहाँ पर हम Q0 को ऐसे मानेंगे कि इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, जबकि यह दूसरे किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में जाने पर आकर्षित हो सकता है, प्रतिकर्षित होता है। वो उस बात पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में है या ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में है या दोनों के कारण है। तो यहाँ पर देखिए, फिर से हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। यानी हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश मान लीजिए कि प्लस क्यू है, इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कूलाम का नियम लगा देंगे। कूलाम के नियम के कारण तो यहाँ पर पहले तो हम लिखेंगे, इसका चित्र का थोड़ा सा वर्णन कर लेंगे। माना प्लस क्यू बिंदु आवेश है, जिसके कारण स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
ठीक है, चित्र का इसका हमने वर्णन कर दिया है। इसके बाद में अब हम कूलाम के नियम से, यानी दो आवेश उपस्थित हैं, हम ये मान सकते हैं दो आवेश है प्लस क्यू और एक Q0, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो इनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के बीच वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच वैद्युत बल यानी F बराबर, फार्मूला लगा देंगे 1/4πε0, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q0 और बीच की दूरी का वर्ग। ठीक, ये हो जाएगा F। तो हमें चूक निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम पीछे पढ़ चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर था F/Q0। ठीक है, तो यही फार्मूला हम यूज कर लेंगे, E बराबर F/Q, और F का मान ये वाला रख देंगे जैसा कि दिया हुआ है। या हम ऐसा कर लेते हैं कि इस Q0 को पक्षांतर करके बाईं तरफ ले आते हैं, चाहे जैसे कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, अतः प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E बराबर क्या था F/Q0। ऊपर वाले समीकरण से F/Q0 निकाल लीजिए, यानी इस Q0 को इधर ले आइए, तो क्या निकल के आ जाएगा 1/4πε0 Q/r², अर्थात ये निकल के आ गया E बराबर 1/4πε0 और Q/r²। ये फार्मूला निकल के आ गया। अगर हम इसका मात्रक भी लिखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, तो ये लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, ये सूत्र का निगमन हो गया। यहाँ से एक निष्कर्ष भी निकलेगा। यहाँ पर 1/4πε0 पूरा कॉमन यानी कांस्टेंट है और Q भी कांस्टेंट है, तो R जो है के साथ में E वेरी करेगा, यानी इस प्रकार से E प्रोपोर्शनल 1/r², यानी R जो है वो वेरिएबल है। R का मान जैसे जैसे बढ़ेगा E का मान वैसे वैसे घटेगा, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी यहाँ से निष्कर्ष निकला कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये टॉपिक पूरा हो गया, छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। अंग्रेजी में कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या है समझ लीजिए। आगे के जो भी डेरिवेशन है वो वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। देखिए अगर हम दो बराबर मात्रा के दो आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश हों, अल्प दूरी पर लाकर रख देंगे तो ऐसा समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या बताया, एक बार फिर समझ लीजिए। दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रख दिए जाएं, यानी एक यहाँ पर आवेश ले लें और यहाँ एक दूसरा आवेश ले लें, ये अल्प दूरी पर रखे गए हैं, यानी -q आवेश और +q आवेश, यानी दो विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रख दिए जाएंगे। अल्प दूरी यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 2L, तो
2l जो है वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई भी कहलाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं -q और +q अल्प दूरी पर रख दिए, तो ऐसा समायोजन यानी यही क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो क्या यही हम परिभाषा भी लिख देंगे, यदि बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रख दिए जाएं, तो ऐसा समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं। उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि HCl है। क्या है, HCl यानी H आयन और Cl आयन यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl यानी H ये होता है प्लस आयन और Cl होगा ये माइनस आयन। तो ये कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो HCl बन जाता है। तो ये HCl भी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का एक उदाहरण है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इसे अंग्रेजी में कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अंग्रेजी में कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव बनाने वाले जो दो आवेश हैं, वैद्युत द्विध्रुव बनाने वाले दो आवेश में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसको हम डिनोट कर देते हैं P से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डिनोट करेंगे P से, यानी P बराबर होगा Q इंटू 2L। तो इसकी क्या परिभाषा हो गई, बहुत सिंपल सी परिभाषा। वैद्युत द्विध्रुव बनाने वाले आवेशों में से एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो यही परिभाषा हो गई इसकी। क्या परिभाषा हुई, वैद्युत द्विध्रुव बनाने वाले आवेशों में से एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, तो इसके सूत्र क्या निकल के आएगा, इसके आधार पर इस परिभाषा के अनुसार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P बराबर होता है एक आवेश, यानी चाहे +q लिख लो या -q, उनमें से एक आवेश यानी केवल आवेश की मात्रा ली जाएगी, उसका चिन्ह नहीं लिया जाएगा, गुणा बीच की दूरी, दोनों का गुणा कर देते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
प्राप्त हो जाता है। इसका हम मात्रक निकाल लेंगे। तो इसका मात्रक क्या निकलेगा, देखिए मात्रक, तो वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण का मात्रक क्या होगा, मात्रक बराबर क्या निकलेगा, देखो यहाँ से आवेश गुणा दूरी है, तो आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी के लिए मीटर, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम, थोड़ा हिल जाता है कैमरा, कूलाम गुणा मीटर, इसका मात्रक हो गया। और इसी तरीके से बेमा क्या हो जाएगी, बेमी सूत्र, यानी बेमा बराबर, देखिए कूलाम के लिए जो मात्रक निकला कूलाम गुणा मीटर, तो कूलाम के लिए हो जाएगा AT और मीटर के लिए L, यानी AT इंटू L। अगर हम क्रम से लिखें तो पहले M L T A इस तरह से लिखते हैं इसी क्रम में, तो सबसे पहले M, फिर M है नहीं इसमें, फिर L, L का मतलब ये आ गया L, फिर T, फिर A, LTA, ये हो गया बेमी सूत्र। तो इस प्रकार से जो भी हम नई भौतिक राशि पढ़ते हैं तो उसकी सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं, परिभाषा के बाद में उसका मात्रक पढ़ते हैं, मात्रक के बाद में उसका बेमी सूत्र। अब यहाँ पर एक चीज़ और जानकारी इसके बारे में लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण सदिश है या अदिश। तो ध्यान रहे कि वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, तो लिख देंगे सदिश राशि है। तो वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण एक सदिश राशि है, हम ठीक से दिखा भी नहीं पा रहे, यह है सदिश राशि है। इसकी दिशा किधर को होती है, याद रखें, ये -q से +q की ओर होती है, यानी ये इस तरह से शो करेंगे, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ये हो गया P, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश -q से +q की ओर होता है। तो इस तरह से ये हम वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी नेक्स्ट टॉपिक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड में ये मान के चलिए कि ये अक्सर आता है अक्षीय स्थिति का या निरक्षीय स्थिति का, इनमें से काफ़ी हद तक आ जाता है। तो हम टॉपिक लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, यानी एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम चित्र बना लेंगे। तो हमारा हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले हमें एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। तो इस प्रकार से ये वैद्युत द्विध्रुव हमने बना दिया है। चित्र बनाते समय एक विशेष बात ध्यान रखें, जो ये ट्रिक है, ये मान लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वैद्युत द्विध्रुव यानी ये -q हमेशा पहले लें और +q बाद में लें। जितने भी डेरिवेशन किए गए हैं वो इसी प्रकार से किए गए हैं। मध्य बिंदु को O मान लीजिए और टोटल लंबाई है द्विध्रुव की लंबाई 2L मानते आए हैं। तो L लंबाई इधर है और L लंबाई इधर, टोटल लंबाई L है। अब इसकी अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति का मतलब अक्ष पर, तो द्विध्रुव को यानी द्विध्रुव के आवेशों को मिलाने वाली रेखा यही इसकी अक्ष होती है। तो अक्षीय स्थिति में ही हम कोई बिंदु P चुनेंगे। बिंदु ये P है मान लीजिए। तो बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो बिंदु P हो गया।
बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस डेरिवेशन में थोड़ी ट्रिक्स ही हैं, शेष कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। तो एक बार हम क्या करेंगे, देखो ये है प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण पहले हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो ये ध्यान रहे कि प्लस क्यू आवेश के कारण जैसे बल रेखाएं खींचते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू है ही नहीं, तो इसके कारण यदि हम बल रेखाएं खींचते हैं तो प्लस क्यू के कारण बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। पीछे हम वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, यानी इस तरह से बाहर की ओर निकलेंगी, इधर को निकलेंगी, इधर को निकलेंगी, और इस आवेश के कारण यहाँ पर बल रेखा देखें तो ऐसी दूर की ओर होगी। तो जो बल रेखाओं की जो दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रकट करता है। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो दूर की ओर होगी। तो इस प्रकार से प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी, यानी E1, ये दूर की ओर होगी। ऐसे ही जब हम माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण जब P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बल रेखाएं जो होती हैं माइनस क्यू की ओर चलती हुई होती है। पीछे बल रेखाएं हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें देखा होगा माइनस क्यू के कारण जब बल रेखाएं खींचते थे तो आवेश की ओर आती हैं बल रेखाएं, तो वो भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रकट करेंगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये मान लेंगे, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पास की ओर होती है, यानी इसको हम E2 कह देंगे। और हम ये मान लेंगे कि मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P है, यानी स्मॉल r दूरी। कहाँ तक की दूरी? ध्यान रहे कि मध्य बिंदु O से दूरी ली जाती है, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है। तो अब जैसा कि हमने बताया था वही काम करना है, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम एक बार सूक्ष्म में चित्र का वर्णन कर देते हैं। तो चित्र में लिखना क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है, या द्विध्रुव का नाम भी लिख सकते हो चाहो तो। वैद्युत द्विध्रुव की नाम है ए बी वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतनी बात लिखनी है। अगर ऐसा लिख देते हैं तो जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, उन पर एक असर पड़ता है और अच्छे नंबर मिलते हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी नंबर मिलेंगे, लेकिन फिर भी चित्र का वर्णन करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी अक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हमने सूक्ष्म में चित्र का वर्णन कर दिया है। इसके बाद अब हम जो करना था वही करना है। तो हमें देखिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है द्विध्रुव के कारण। तो इसे द्विध्रुव ना मानकर ये मानिए कि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। तो प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो।
फिर माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और फिर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम E1 मान लेंगे। तो वही फार्मूला लगेगा, यानी ये प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो ये बिंदु आवेश है प्लस क्यू, तो बिंदु आवेश के कारण पिछला ही डेरिवेशन किया है। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे हम। तो क्या हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और देखिए ये प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं, तो प्लस क्यू आवेश और प्लस क्यू से P तक की दूरी ली जाएगी। तो इसमें ये ध्यान देने की जरूरत है, जो R दिया हुआ है वो P से और O तक की दूरी है, ये O तक, यहाँ तक। तो O तक की दूरी जो है वो R है, उसमें से L कम हो जाएगी, ठीक है। तो L कम हो जाएगी, यानी प्लस क्यू से P तक की दूरी हो जाएगी R माइनस L। तो आवेश हुआ यानी Q बटे दूरी, दूरी क्या होती है, क्या है यहाँ पर R माइनस L, R माइनस L, और दूरी का है वर्ग। और यहाँ पर दिशा भी लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, B यानी प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर होगी, तो कहेंगे BP दिशा। क्या लिखेंगे, BP दिशा में। कहने का मतलब B से P की ओर, यानी BP दिशा। ऐसे ही फिर से माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब क्या हो जाएगा, इसको E2 मान लीजिए। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे दूरी का वर्ग। अब देखो यार चित्र में फिर से देख लीजिए, चित्र को देखिए। तो ये देखो है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो माइनस क्यू से P तक की दूरी हमें चाहिए। तो देखो ये यहाँ से दिखेगा कि P से और आ जाओ मध्य बिंदु O तक, यहाँ तक तो दूरी होगी कितनी, ये दूरी हो गई R, और ये L दूरी इतनी और बढ़ जाएगी, यानी ये L दूरी और बढ़ जाएगी। तो टोटल दूरी हो गई R प्लस L, यानी माइनस क्यू से और P तक की दूरी। तो अब दूरी हो जाएगी ये R प्लस L, दूरी का होता है वर्ग, और इसकी दिशा किधर को है, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E2 है पास की ओर, यानी P से और A की ओर, P से A की ओर। तो लिख देंगे P दिशा। क्या लिखेंगे, P दिशा में, ये आ जाएगी। तो अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और देख लो, गौर करने की बात है कि यहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र निकले हैं E1 और E2, इनमें से कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर जब कोई भिन्न कोई होती है और भिन्न में जिसका हर, जिसे नीचे वाली संख्या कहते हैं, अगर हर बड़ा हो तो वो भिन्न छोटी होती है, और हर छोटा हो तो वो भिन्न बड़ी होती है। अब यहाँ पर देख रहे हो ये संख्याएं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये संख्याएं दोनों में ही कॉमन है। अंतर यहाँ पर है R माइनस L है, यहाँ पर R प्लस L है। तो सामान्य सी बात है कि E2 में जो हर है अंश बटे यानी हर बड़ा है, हर बड़ा है तो E2 छोटा हो जाएगा। और पहले वाले में देखें यहाँ पर R माइनस L, ये हर जो है छोटा है तो E1 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला इन दोनों से कि E1 बड़ा है, E2 छोटा है। E1 बड़ा क्योंकि E1 जो निकला उसमें R माइनस L हर निकला है और हर यहाँ पर छोटा है, तो E1 बड़ा है
E2 छोटा है। ऐसा हमने चित्र में भी दिखाया है। तो चित्र में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चित्र में भी देखो हमने अभी बताया था कि E1 बड़ा है तो E1 का जो वेक्टर है हमने बड़ा खींचा है, और E2 छोटा है तो E2 का हमने वेक्टर भी छोटा ही खींचा है। तो दो वेक्टर हमने खींच दिए बिंदु P पर, दो वेक्टर हैं E1 और E2, जिसमें E1 बड़ा है और E2 छोटा है फार्मूले के अनुसार। यहाँ से क्लियर हो गया ना? एक बार फिर देख लो कि यहाँ पर देखें हर R प्लस L है, तो R प्लस L होने के कारण यानी यहाँ पर जुड़ गया है, और यहाँ पर R माइनस L करेंगे तो R माइनस L का मान कम आएगा, R प्लस L का मान ज़्यादा आएगा। R प्लस L का मान ज़्यादा है तो E2 छोटा हो जाएगा और E1 बड़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दो वेक्टर हैं, चित्र में देख रहे हो, बिंदु P पर दो सदिश हो गए E1 और E2, दोनों ही सदिश विपरीत हैं। और जब दो विपरीत सदिश होते हैं तो परिणामी सदिश निकालने के लिए क्या करते हैं हम, विपरीत सदिश होने के कारण परिणामी सदिश निकालने के लिए बड़े सदिश में से छोटा सदिश घटा देते हैं और परिणामी निकल आता है। ठीक है, उदाहरण के लिए समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे बल है, एक सदिश राशि है। अगर मान लीजिए इस दिशा में लग रहा है 10 न्यूटन का बल और इस दिशा में लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है मान लीजिए कि 3 न्यूटन का बल, तो परिणामी बल निकालना चाहेंगे तो कितना निकलेगा? यानी एक दिशा में 10 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर की ओर फिर 3 न्यूटन का बल लग रहा है, तो परिणामी बल जो निकलेगा वो 10 न्यूटन की ओर निकलेगा। और कितना होगा? 10 में से 3 को घटा देंगे 7 न्यूटन। यानी इधर हम इस कलम को इस दिशा में, यानी इस दिशा में खींचें 10 न्यूटन के बल से और इस दिशा में खींचें 3 न्यूटन के बल से, तो जिधर ज़्यादा बल लग रहा है यानी 10 न्यूटन का बल लग रहा है उस दिशा में ये कलम खिंच जाएगा, यानी परिणामी बल हो जाएगा इस पर, यानी 10 माइनस 3 बराबर 7 न्यूटन। इसी प्रकार से बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकलेगा वो E1 बड़ा है, E2 छोटा है, तो बड़े सदिश में से छोटा सदिश घटा देंगे तो परिणामी सदिश निकल आएगा। तो क्या करें भाई, अतः P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर निकलेगा बड़े सदिश E1 में से घटा देंगे E2। चाहे तो यहाँ पर लिख भी दें कि E1 ग्रेटर देन E2। ठीक है, यानी E1 बड़ा है, ऊपर सूत्र से स्पष्ट हो गया। तो दोनों के मान रख दीजिएगा। तो E1 का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इसमें जो कॉमन मिल जाएगा उस कॉमन को बाहर ले लीजिएगा। देखो यहाँ पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है, इन्हें हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अंदर कोष्ठक में क्या बचेगा? देखो Q बाहर चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर चला गया, यहाँ पर बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस ये चिन्ह आ गया, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये भी बाहर चला गया। अब बचा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे सॉल्व करेंगे, यानी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, दोनों के गुणा के बराबर एलसीएम ले लो, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। ये भिन्न की तरह है, भिन्न ही है ये। तो किस तरह से भिन्न को हल करेंगे? घटाना है तो इसका भाग इसमें देते हैं तो ये कट जाएगा, फिर ये बचेगा, जो बचता है उसका गुणा ऊपर वाली संख्या हम कर देते हैं, भिन्न हल करने का तरीका है। तो बचेगा कितना? R प्लस L का होल स्क्वायर और ये माइनस आ गया। फिर अब क्या करेंगे?
इसका भाग करेंगे, इस संख्या का भाग इस नीचे वाली संख्या में करेंगे तो क्या करेंगे, आर प्लस एल कट जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा और आर माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा, उसका 1 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका होल वर्क खोल ही दीजिए, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पिछली क्लासों में, निचली क्लासों से हम पढ़ते चले आए हैं, उम्मीद है सबको मालूम होगा, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओ, r प्लस एल का होल स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, प्लस 2rl माइनस, अब ध्यान दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगना है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जाएगा, लेकिन ये माइनस चिन्ह आगे लगा हुआ है जिसके कारण अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो चाहो तो एक बार हम इसे पहले खोल देते हैं, ये हो जाएगा देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl कोष्ठक बंद और बटे नीचे देखो ये वाला यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए प्लस बी यानी एक बार जोड़ा जा रहा है, यानी ये फार्मूला है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है तो होल स्क्वायर और लगा देंगे। ठीक है, आगे देखिए, यानी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हुआ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2rl बटे में ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें जो कट जाए देखो, ये प्लस आर स्क्वायर और ये माइनस आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर माइनस का ये प्लस का कट गया, यहाँ पर बचा देखो 2rl और 2rl, ये हो जाएगा 4rl, यानी बराबर कितना बचा देखो, ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2rl जुड़ जाएंगे हो जाएगा 4rl और बटे में नीचे आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बचेगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और आगे आती है कि यहाँ पर r जो है क्या था और l क्या था, r और l के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, चित्र में आ जाते हैं फिर से। देखो यहाँ पर ये वैद्युत द्विध्रुव था तो द्विध्रुव की लंबाई l और l यानी 2l थी, तो द्विध्रुव और जो l जो होगा वो क्या होगा, द्विध्रुव की लंबाई का आधा होगा। तो वैसे ही हमने वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में ही बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रख दिए जाएं। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू के जो बीच की दूरी है 2l वो पहले से ही अल्प है, जो माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच की दूरी क्या है, अल्प। तो जबकि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी 2l है जो कि अल्प है, तो ये l तो और भी अल्प होगा और उसकी तुलना में जो r है ये बहुत अधिक होगा। कहने का मतलब l जो है बहुत छोटा है, r जो है बहुत अधिक है, और यदि वर्ग कर दें तो l स्क्वायर और r स्क्वायर में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, यानी जब l ही r से बहुत छोटा है तो एल स्क्वायर जो होगा वो आर स्क्वायर से अत्यधिक छोटा होगा। इस प्रकार फिर हम आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ भी सकते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर हम लिखेंगे कि एल लेस देन आर, यानी एल जो है आर से बहुत छोटा है, अतः एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर से बहुत छोटा होगा।
होगा कि नहीं, यानी एल स्क्वायर का मान तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना करेंगे कि जब एल स्क्वायर का मान बहुत अधिक छोटा है तो आर स्क्वायर में से अगर घटाएंगे भी तब भी हम आर स्क्वायर के बराबर ही मान प्राप्त करेंगे। आर स्क्वायर में से अत्यधिक छोटी संख्या घटाई जा रही है यानी एल स्क्वायर घटाया जा रहा, तो फिर आर स्क्वायर के बराबर ही प्राप्त होगा। ठीक है, यानी ये कहें कि एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है, अतः एल स्क्वायर को छोड़ा जा सकता है। अतः आर एल स्क्वायर को छोड़ा जा सकता है। ठीक है, एल स्क्वायर को छोड़ दीजिए और फिर से बचेगा, अब देखिए पीछे से हम निकालते आ रहे थे ये ई का मान, ई बराबर ये निकला Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कोष्ठक में कितना बचा हुआ था, ये था यानी 4RL अपॉन नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर था, तो एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर ही बचेगा, यानी कितना बचा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बचा, लेकिन इस पर वर्ग और लगा हुआ है तो वो वर्ग भी लगा देंगे। तो इस प्रकार से हुआ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, नहीं दिख रहा होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 4RL बटे, देखो आर स्क्वायर पर स्क्वायर यानी आर पर घात हो जाएगा 4, अब एक आर से एक घात कट जाएगी तो 3 रह जाएगा। तो इस प्रकार से देखो इसे हम रीअरेंज करते हैं, आर से एक घात कट जाएगी, यहाँ पर 3 रह जाएगा, और इसको 4L है, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं हम, ई यानी P का एक फार्मूला बना लेते हैं। तो देखो इसको लिख देंगे हम इस प्रकार से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 इंटू Q इंटू 2L अपॉन आर पे घात 3। इस प्रकार से देखो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, यहाँ पर 4 लिखा था, 4 को हमने 2 जगह कर लिया, 2 गुणा इधर 2 भी कर दिया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें, फ़ायदा ये हुआ Q इंटू 2L मिल गया, Q इंटू 2L। Q इंटू 2L हम पीछे पढ़ चुके, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है यानी P होता है, तो Q इंटू 2L बराबर यहाँ लिख देंगे हम P। तो अब क्या मिल जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 और ये हो गया P 2P अपॉन आर क्यूब। ठीक, इस प्रकार से देखो ये फार्मूला निकला कि E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन आर क्यूब। ये सूत्र निकल कर आया बिंदु आवेश के, ये टॉपिक जो हमने लिया था, ये टॉपिक लेके चले थे हम, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी क्या सूत्र निकला, ये सूत्र निकल के आ गया, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकला E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बटे आर क्यूब, ये निकल के आ गया। तो इसे हम ब्रीफ में शॉर्ट में किस तरह से याद कर सकते हैं, वैसे तो कैलकुलेशन करते करते काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन शॉर्ट में से कैसे याद कर सकते हैं। तो एक तो हमें ये चित्र बना लेना है सबसे पहले, एक पहले चूँकि हमारा हेडिंग है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया। हमने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव बनाते समय एक विशेष बात ध्यान रखें कि -Q को पहले और +Q को बाद में आवेश लेते रहें, जितने भी चित्र बनाने की जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है हर जगह। तो उसका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P है। तो पहले क्या करेंगे हम, +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, जिसको हम E1 कह देंगे, यानी ये निकाला हमने E1 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। जब हम +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो +Q से P तक की दूरी ली जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कि R - L होगी।
तो फार्मूला हमने लगा दिया, यानी E1 बराबर 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर, यानी दूरी का वर्ग। तो फिर से समझ लीजिए, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जो कि हम E1 कह देंगे। तब दूरी हम प्लस Q से P तक की दूरी लेंगे, जो कि r-L होगी। फिर हम क्या करेंगे, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जो कि E2 होगा, यानी E2 यानी पास की ओर होगा, और प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 जो कि दूर की ओर होगा। तो जब माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो दूरी होगी माइनस Q से P तक की दूरी ली जाएगी, जो कि r+L है। यानी E2 निकालने के लिए दूरी यूज करी हमने r+L, और प्लस Q के कारण निकाला तो प्लस Q से P तक की दूरी थी r-L, वो दूरी हमने यूज की है। तो इस प्रकार से E1 और E2 दो विपरीत दिशा में प्राप्त हुए, जहाँ पर E1 का मान बड़ा है क्योंकि इसका हर छोटा है, और जब दो सदिश विपरीत दिशा में प्राप्त होते हैं तो उनका परिणामी निकालने के लिए हमने क्या किया, बड़े सदिश में से छोटे वाले सदिश को घटा दिया है। और घटाते घटाते यहाँ पर केवल सब कैलकुलेशन ही है और कुछ इसमें है नहीं। और जब कैलकुलेशन करते करते लास्ट में यहाँ पर एक और तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि L का मान बहुत छोटा है R से, और L स्क्वायर का मान तो R स्क्वायर से और भी छोटा होगा, अतः L स्क्वायर को छोड़ देंगे। तो छोटा मान होने के कारण L स्क्वायर को छोड़ देते हैं, तब ये स्थिति प्राप्त हो जाती है नीचे, और इसे फिर कैलकुलेट करके सरल कर दिया गया, और सरल करने पर इतना प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरह से ये टॉपिक भी पूरा हुआ। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, और बहुत सिंपल वे में आप लोग तैयार कर सकते हो। यानी पहले प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र यानी E1, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र यानी E2, दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हैं। बड़े सदिश में से छोटे सदिश को घटाएंगे तो P पर वैद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, जो कि हमने घटा दिया है। इतना ही टॉपिक था और ये टॉपिक पूरा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले हेडिंग डाल लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हेडिंग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देख लीजिए। तो जैसा कि हमारा हेडिंग है, उस हेडिंग के अनुसार हम चित्र बनाएंगे। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, तो एक हम वैद्युत द्विध्रुव लेंगे, फिर उसके निरक्ष पर जाएंगे। तो यहाँ पर चित्र में ही ज़्यादातर डेरिवेशन हो जाएगा, तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये है, मैंने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव बनाते समय हम क्या विशेष तकनीक का यूज़ करते हैं कि माइनस Q आवेश को पहले और प्लस Q आवेश को बाद में, ये माइनस Q को पहले प्लस Q को बाद में लेते हैं, और ये द्विध्रुव बन गया। ठीक, ये द्विध्रुव बन गया। अब इसकी निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P ले लेते हैं। मध्य बिंदु है इसका, ये O मध्य बिंदु है, और द्विध्रुव की लंबाई, टोटल लंबाई 2L है, तो L लंबाई इधर और L लंबाई इधर ले लेंगे। अब मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, यहाँ पर स्मॉल r दूरी दिखा देंगे। स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हम ले लेते हैं जो कि P है। यहाँ पर एक बिंदु ले लिया हमने P। अब क्या करेंगे हम, प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो माइनस Q के कारण P पर निकालेंगे तो माइनस Q से P तक की दूरी चाहिए, तो इसको मिला दीजिए। और इसी प्रकार से इधर भी प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इसको भी मिला दीजिए।
तो जैसा कि हम जान रहे हैं, पीछे हम पढ़ भी चुके हैं कि धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो दूर की ओर होता है। यहाँ पर विशेष गौर करना है इस चित्र पर। चित्र अगर समझ लिया तो पूरा डेरिवेशन समझ लेंगे और कहीं कोई समस्या आएगी नहीं। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो दूर की ओर होगा, जो कि E1 मानेंगे हम इस प्रकार से। ये E1 यानी ये E1 हो गया। और माइनस क्यू के कारण जब P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वो पास की ओर होगा, यानी इस प्रकार से होगा। ये है E1 सॉरी E2, ये E2 ये निकलेगा, यानी प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र यानी दूर की ओर, और माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र यानी पास की ओर, इस तरह से होगा। ये दो तरफ मान लीजिए कि AB है, तो अब देखिए ये दूरी भी चाहिए हमें, ये दूरी भी चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये दूरी यानी B से P तक की दूरी कितनी होगी, ये त्रिभुज बन गया इतना, जिसमें L ये भुजा है, R ये भुजा है, तो ये दूरी हो जाएगी। इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, R² + L², बहुत छोटी बात है और उम्मीद है सबको पता होगी। तो इसी प्रकार से देखो ये R है और ये L है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, R² + L², इतनी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, E1 और E2 को उसके घटकों में वियोजित कर दो, क्षैतिज और ऊर्ध्व घटकों में। ऊर्ध्व घटक में ज्ञात करने के लिए एक ऊर्ध्व रेखा खींच लीजिए और क्षैतिज घटक में ज्ञात करने के लिए एक क्षैतिज रेखा खींच लीजिए और दोनों पर अभिलंब डाल देते हैं। देखो E1 के शीर्ष से एक यानी ऊर्ध्व घटक निकालेंगे तो यानी ये प्राप्त होगा ऊपर की ओर, और इसका क्षैतिज घटक निकालेंगे तो ये घटक प्राप्त होगा। कितना घटक प्राप्त होगा ध्यान दीजिए। अगर मान लिया जाए कि ये कोण थीटा है तो सिमेट्री के कारण इधर भी कोण थीटा होगा, क्योंकि हमने बिंदु P जो लिया है वो AB के लंबवर्धक पर लिया है, तो ये दोनों तरफ के कोण बराबर होंगे। जब कोण बराबर हैं, ये क्षैतिज रेखा है, दोनों ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी, यानी ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर रेखाएं हो गई। ये रेखा समांतर है और ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी संगत कोण होंगे, यानी थीटा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये रेखा और ये रेखा समांतर हैं और ये इसको तिर्यक रेखा यानी तिरछी रेखा काट रही है, तो ये कोण इस कोण के भी बराबर होगा। ये दो लाइन वाला दो लाइन ये एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से अब देखें हम कि E1 है, E1 का जिधर कोण बनता है उधर क्षैतिज घटक जो होगा वो होगा E1 cos थीटा, और उसके लंबवत घटक होता है E1 sin थीटा। ऐसे ही E2 का भी क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक निकालेंगे तो इसके शीर्ष से भी लंब डाल दीजिए दोनों तरफ, तो इसका E2 का थीटा कोण यानी जिधर कोण बनता है उधर कॉस आ जाता है, यानी क्षैतिज घटक निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा E2 cos थीटा, और जो ऊर्ध्व घटक आएगा इस दिशा में ये आएगा E2 sin थीटा। ठीक है, तो सारी तकनीक इसी चित्र में है। अगर चित्र को समझ लिया तो डेरिवेशन में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही सरल हो जाएगा। इस चित्र को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ।
यानी हम यहाँ पर एक लेंगे सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू। जैसा कि मैंने बताया कि माइनस क्यू को पहले लिखते हैं, प्लस क्यू को बाद में लिखते हैं, उसी क्रम में हमने लिखा है। इसके मध्य बिंदु ओ से लंबवर्धक पर यानी निरक्ष पर एक बिंदु P है। तो बिंदु P पर इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे किसके कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू के कारण जब ज्ञात करेंगे तो माइनस क्यू से P तक की दूरी चाहिए, तो ये दूरी निकालनी है। ये दूरी हमने निकाल दी, यानी ये दूरी थी R, ये दूरी थी L। तो इस तरह से ये ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज का ये कर्ण बन गया। तो कर्ण का माने कर्ण पर बना वर्ग कितना होता है? दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और भुजा निकालेंगे तो उसका अंडर रूट हो जाएगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। और ऐसे ही दूसरी तरफ भी प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी निकालेंगे तो ये वाली दूरी जो निकल के आ जाएगी, दोनों तरफ सिमेट्रिक हैं। ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो इधर भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकलेगा। फिर क्या करेंगे, देखो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो ये दूर की ओर निकलेगा। और ये हमने बता दिया कि ये कोण हमने थीटा मान लिया है। तो ये थीटा है तो ये भी सामने थीटा होगा, क्योंकि ये समांतर रेखाएं, क्योंकि ये संगत कोण है। और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। तो E1 का घटक निकालेंगे क्षैतिज और ऊर्ध्व। तो E1 का क्षैतिज घटक निकलेगा E1 cos थीटा और इसका ऊर्ध्व घटक निकलेगा E1 sin थीटा। इसी प्रकार से E2 को भी क्षैतिज और ऊर्ध्व घटकों में वियोजित करते हैं। तो E1 का जिधर कोण बनता है, याद रख लो, जिधर कोण बनता है उधर cos लिख दो और वो क्षैतिज घटक हो जाता है। यानी E2 का थीटा कोण पर घटक हो जाएगा E2 cos थीटा और उसका लंब घटक हो जाएगा E2 sin थीटा। अब हम पहले चित्र का छोटा सा वर्णन कर लेंगे, थोड़ा सा वर्णन कर लेंगे। इसमें चित्र के बारे में कुछ लिख देंगे। यानी माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव है, जो चित्र में है उसी के बारे में थोड़ा सा सूक्ष्म में लिख देंगे, जिससे हमें नंबर ठीक मिल जाएंगे। माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, जिसकी लंबाई टू एल है, जिसकी लंबाई 2l है। माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है। और हम मानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, ये चित्र में देख रहे हैं, मध्य बिंदु O है। और O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतना ही। माना द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, जिससे निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर बिंदु P लिया है या बिंदु P है, जहां द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हमने चित्र का सूक्ष्म में वर्णन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ये दूरी आएगी, सूत्र वही लगेगा, E बराबर यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर। आर का मतलब यहाँ पर दूरी से है, और यहाँ पर इस चित्र में दूरी जो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में है, तो ये दूरी लेंगे तो निकलेगा, यानी प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम E1 मान लेंगे। E1 बराबर सूत्र है 1/4πε0 Q बटे, देखो ये प्लस Q के कारण P पर तीव्रता है, तो ये इस दूरी का वर्क करेंगे, और ये दूरी है कितनी, √r² + l²। इसका वर्क करेंगे तो ये अंडर हट जाएगा, तो दूरी कितनी आ जाएगी, r² + l², यानी वर्ग भी हो गया। इसकी दिशा भी लिख देंगे, यानी जो E1 हुआ इसकी दिशा किधर को होगी, यानी B से P की ओर, BP दिशा, क्या लिख देंगे, BP दिशा में, BP दिशा में, ठीक है। ऐसे ही फिर से -Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे E2 कह दीजिए 1/4πε0। फिर देखो ये -Q के कारण यहाँ पर तीव्रता निकाल रहे हैं, तो आवेश बटे दूरी का वर्ग, यानी इसकी दूरी, ये दूरी कितनी है, ये √r² + l², और इसका वर्ग करेंगे तो ये अंडर हट जाएगा। फिर से आ गया देखो r² + l², ठीक। और इसकी दिशा क्या होगी, वो दिशा लिख देंगे। इसकी दिशा होगी P से A की ओर, तो लिख देंगे P ये दिशा में, ये हो जाएगा P ये दिशा में। तो अब क्या करेंगे हम, देखो दो हुए E1 E2, फिर क्या करेंगे, इसको घटकों में वियोजित कर दिया हमने, जैसा कि ये चित्र में दिखाया जा रहा है। यानी E1 को दो घटक हमने प्राप्त किए, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। ऐसे ही E2 के दो घटक प्राप्त किए, ये E2 sin थीटा और E2 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक दो जो सूत्र निकल के आए E1 और E2 के, इनमें अगर हम देखें तो दिशाएं तो अलग अलग आ रही हैं। एक दिशा हो गई BP दिशा में, एक हो गई PA दिशा में। लेकिन यहाँ पर ये देखने की बात है कि E1 का मान है 1/4πε0 Q बटे r² + l²। तो E2 का मान भी इतना ही प्राप्त हुआ है 1/4πε0 Q बटे r² + l²। दोनों के संख्यात्मक मान, यानी E1 और E2 के संख्यात्मक मान बराबर हैं। दोनों के संख्यात्मक मान कैसे हैं, बराबर हैं। तो फिर यहाँ पर विचार करने की बात यह है कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा के मान भी बराबर होंगे। जब ये दोनों मान बराबर होंगे और ये विपरीत हैं, एक ऊपर की ओर है तो एक नीचे की ओर है, तो यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो लिखेंगे E1 व E2 को उनके घटकों में वियोजित करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, देखो E1 sin थीटा और ये देखो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत प्राप्त हो रहे हैं और बराबर हैं। E1 sin थीटा व E2 sin थीटा बराबर व विपरीत प्राप्त होते हैं। अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। बराबर और विपरीत कहने मतलब ये कलम है, इस कलम पर 10 न्यूटन का इधर को बल लग रहा है और 10 न्यूटन का ही इधर को बल लग रहा है, तो परिणामी बल 0 हो जाएगा। अतः एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। है, लेकिन यहां पर और विचार करने की जरूरत है। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये एक ही दिशा में हैं, समांतर हैं, समांतर हैं, तो ये जुड़ और जाएंगे। इस प्रकार बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालते समय E1 और
E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा तो बराबर और विपरीत हैं, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। लेकिन E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा एक ही दिशा में है, अतः जुड़ जाएंगे। यानी P पर कुल वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अतः P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर कितना निकलेगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि नहीं। देखो इधर फिर से E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, E1 का मान E2 के बराबर है, ये निकला था। E1 का मान देखो जितना बड़ा है उतना ही E2 का मान है, तो दोनों मान बराबर हैं। तो इस प्रकार से E1 साइन थीटा का, जब E1 और E2 बराबर हैं तो E1 साइन थीटा भी E2 साइन थीटा के बराबर होगा और विपरीत हैं, अतः एक दूसरे को निरस्त कर दिए। अतः P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो बचेगा वो कितना बचेगा, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, ये एक ही दिशा में है, अतः ये जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से निकला, जुड़ गए, यानी E बराबर निकला E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। इस प्रकार से E बराबर निकलेगा, इसमें कॉस थीटा को ले लो कॉमन, अब बचेगा E1 प्लस E2 और इनटू कॉस थीटा। और आगे हल करें तो ये E1 का मान ऊपर जो निकाल चुके हैं वही रख देंगे, ये रखे हुए हैं। E1 और E2 के मान बराबर हैं, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इतना ही मान E2 का भी है। तो ये दोनों मान यहाँ पर रख देते हैं, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, इनटू कॉस थीटा, इनटू आ जाएगा कॉस थीटा। इस प्रकार से अगर हल करें, ये देखो वही संख्या है, 2 बार लिखी हुई है, तो जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी इस प्रकार से ये हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू चित्र से निकालेंगे। ये चित्र है, चित्र से किसी भी त्रिभुज में कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। किसी भी त्रिभुज में देखो, एक ये त्रिभुज है यानी BOP, इस त्रिभुज में अगर कॉस थीटा बराबर निकालते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो इस त्रिभुज की बात करें, आधार तो हुआ ये L, ये आधार, और ये हुआ कर्ण, तो L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू, यानी L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये निकलेगा चित्र से, कॉस थीटा बराबर क्या निकला, L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये मान यहाँ पर जो सूत्र निकला है, यानी अभी तक जो निकल के आया, ये निकल के आया है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान हम ऊपर से रख देंगे, जो अभी निकाला हमने, ये कॉस थीटा बराबर L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये मान रख देंगे। तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बराबर था L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये था। इसे और सरल कर लेंगे, और सरल करने के लिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा, देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं,
यानी Q इंटू 2L ऐसा लिख सकते हैं। देखो Q इंटू 2L ऐसा लिख सकते हैं। नीचे देखो, इस पर विचार करो। देखो यहाँ पर हम ऐसे मान सकते हैं कि r² प्लस L स्क्वायर पर घात यहाँ पर है 1, किसी भी संख्या, जैसे हमने मान लो कि कहीं हमने लिख दिया x, तो इसका मतलब यह है कि x पर घात हम 1 मान सकते हैं, एक घात होती है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर r² प्लस L² पर घात 1 है, और यहाँ पर देखो r² प्लस L² पर घात अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो यहाँ पर r² प्लस L² पर घात 1/2 और यहाँ पर r² प्लस L² पर घात 1, तो ये गुणा हो रहा है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी 1 और 1/2 जोड़ देंगे। 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो आएगा 1.5 यानी 3/2 हो जाएगा। r² प्लस L² पर घात 3/2। ये क्लियर हो गया होगा। r² प्लस L² पर घात 1, r² प्लस L² पर घात अंडर रूट का मतलब 1/2, यानी 1/2 ये और 1 ये, 1 यानी 1 घात ये और 1/2 घात ये, तो कितना हो जाएगा 1 और 1/2 जोड़ेंगे, गुणा करने पर जुड़ता है, जोड़ेंगे तो आएगा 1.5 आएगा। 1.5 को हम गणितीय भाषा में 3/2 कहते हैं, तो 3/2 हो गया, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर पिछले सूत्र के हिसाब से ही कि जैसा कि हमने पीछे माना था कि वैद्युत द्विध्रुव के लिए जो लंबाई थी 2L बहुत छोटी थी, तो L तो और भी छोटी होगी, और R जो है बहुत बड़ा है, और जब हम वर्ग कर देंगे तो L² तो R² की तुलना में और भी छोटा हो जाएगा, अतः L² को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि L लेस देन R, अतः L² का मान R² से अत्यंत छोटा होगा। तो ऐसा मानते हुए कि L² बहुत छोटा है तो L² को छोड़ देंगे, अत्यंत छोटा होगा, अतः L² को छोड़ने पर, तो L² को छोड़ दीजिए और जो बचे उसको लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, देखो गौर करेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ऊपर देखो यहाँ पर Q इंटू 2L बराबर होता है P, तो P लिख दिया, और नीचे यहाँ पर देखो ये L² को छोड़ दिया तो कितना बचा R² पे घात 3/2, R² पे घात 3/2। यहाँ पर चाहें तो लिख भी दें कि जो P आया वो कहाँ से आया है, क्योंकि P बराबर होता था Q इंटू 2L, पीछे हम पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के सूत्र से। तो इस प्रकार से Q इंटू 2L की जगह पर हमने P रख दिया। अब यहाँ पर देखो घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा होगा, यानी R² पे घात 3/2 है। इसको ऐसे कर सकते हो कि R² यानी घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा यानी 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा ये कितना, R पे घात 3 बचेगा। ठीक है, इस मान को डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर, तो कितना बचेगा देखो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P बटे R पे घात 3। ठीक है, घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा होता है, 2 और 3/2 का गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, ये निकल कर आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक सूत्र निकल कर आ गया है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P बटे R3। ये तब निकला है जब वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, जबकि इससे पहले जो हमने डेरिवेशन किया था उस डेरिवेशन में हमने वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकली थी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बटे R3। ये निकल के आया था 2P बटे R3, ये अक्षीय स्थिति में था, और 2P की जगह पर केवल P कर दें तो निरक्षीय स्थिति में आ जाता है, जो कि अभी निकाला, यानी ये निकाला है। यहाँ पर देखेंगे कि तो P है केवल। ठीक है, यानी ये कौन सा है, ये निरक्षीय स्थिति में तो P आया और अक्षीय स्थिति में 2P आया।
तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि निरक्षीय स्थिति में यानी यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली है ये कम निकली, आधी निकली, जबकि अक्षीय स्थिति में 2 गुनी थी। यानी इससे ये निष्कर्ष निकला कि ई का मान अक्षीय स्थिति में जो था वो कितना था, 2 गुणा ई का मान निरक्षीय स्थिति में। ये निष्कर्ष निकला। ठीक है, इससे सिद्ध हो गया कि निरक्षीय स्थिति में जो अभी निकाला ये ऊपर निकल कर आया, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तुलना में आधी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक भी हमारा पूरा हुआ। ये टॉपिक भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, यानी इस पर भी हम लिख देते हैं। यानी वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले जो डेरिवेशन किया हमने वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन दोनों डेरिवेशंस को आप लोग तैयार कर लेंगे। आज हम यहीं तक रखेंगे, इतना ही टॉपिक कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे लगे कि मैं वीडियो अच्छे बना रहा हूँ और इससे आप लोगों को लाभ हो रहा है। हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, जिससे कि हम आगे लगातार वीडियो बनाते रहें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।